राज्य विधानमंडल जो कुछ छूटा हुआ था, तो मैं आपको वापस एक बार इसको शुरू से ले लेता हूं। राज्य विधान विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल जो है इसका उल्लेख किया गया है, उल्लेख, संवैधानिक उल्लेख जो है ये किया गया है अनुच्छेद, हाँ मैं शुरू से करवा रहा हूँ, तो पेज करवाया था तो सीक्वेंस बन जाएगी, वापस मैं शुरू से करवा रहा हूँ। राज्य विधानमंडल जिसका संवैधानिक उल्लेख जो है अनुच्छेद 168 में किया गया है। अब ये जो विधानमंडल है, इस विधानमंडल को अगर हम परिभाषित करें तो विधानमंडल से तात्पर्य क्या है, तो राज्य विधानमंडल को परिभाषित करें अनुच्छेद 168 में, राज्य विधानमंडल से तात्पर्य है कि जिसमें विधानसभा, प्लस विधान परिषद, तथा राज्यपाल सम्मिलित रूप से, तीनों संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? विधानमंडल कहलाते हैं, विधानमंडल कहलाता है। अब ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमने जो संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन की, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, उस वेस्टमिंस्टर मॉडल के आधार पे ही राज्य में भी हमने ये विधानमंडलीय व्यवस्था जो है वो हमने अपनाई है। जिस प्रकार केंद्र में हमारे पास में द्विसदनीय विधानमंडल है, वैसे ही हमारे पास राज्य में भी क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल है। लेकिन यहां पे छूट ये है कि राज्य अगर छोटे हैं तो वो एक सदनीय विधानमंडल रख सकते हैं, अगर राज्य चाहे तो वो दो सदनीय विधानमंडल भी रख सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई बाध्यता नहीं है, राज्य पर निर्भर करता है। अब इसमें हम एक एक तथ्य को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विधानसभा को। विधानसभा जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है। ठीक है, ये जो विधानसभा है, ये विधानसभा अन्य नामों से भी संबोधित की जाती है। इसे कहते हैं प्रथम सदन, इसे कहते हैं लोकप्रिय सदन, इसे कहते हैं जन प्रतिनिधि सदन, इसे कहा जाता है अस्थायी सदन, और यह सदन एक प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। तो विधानसभा प्रत्यक्ष रीति से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाता है। अब ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, महिमा, विधान परिषद और विधानसभा, विधानमंडल समझ में आया? विधानमंडल का मतलब है जिसमें विधानसभा, दूसरा सदन विधान परिषद और एक पदाधिकारी राज्यपाल, पहला सदन, दूसरा सदन और राज्यपाल पदाधिकारी, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? विधानमंडल कहलाते हैं। अब इसमें से एक सदन हमने लिया है विधानसभा। विधानसभा ऐसा सदन है जिसे जनता अपने लोकप्रिय उम्मीदवारों को चुन के भेजती है। तो आप एमएलए के चुनाव में वोट देने जाते हो, तो वो जो आपका चुना हुआ एमएलए है, जिसे आपने वोट दिया है, वो किस सदन में जाके उपस्थिति दर्ज कराएगा? विधानसभा में जाके उपस्थिति दर्ज कराएगा। ठीक है, अब ये जो सदन है, इस सदन को प्रथम सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, जनप्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन जो है वो भी इसको कहा जाता है, और इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? निम्न सदन भी कहते हैं। अब यहां पे ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, तो वयस्क से तात्पर्य क्या है? तो वयस्क से तात्पर्य है, वयस्क किसे माना जाएगा? एडल्ट किसे माना जाएगा? जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। 18 वर्ष आयु जिसकी पूर्ण हो, ऐसा व्यक्तित्व
वयस्क मतदाता माना जाएगा और 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत आपको मतदाता बनने के लिए आपकी निर्वाचन नामावली सूची में नामित होना पड़ेगा। जब आप अपनी निर्वाचन नामावली सूची में नामित हो जाते हो अपने क्षेत्र की, तो आपको वोटर आईडी में रजिस्टर्ड करके आपका एक वोटर आईडी नंबर आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है और आपको एक वयस्क मतदाता के रूप में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। फिर आप लोकतंत्र के किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया में एकदम निश्चिंत होकर उसकी प्रक्रिया में भाग ले सकते हो। तो सार्वभौमिक, जिसमें कोई धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, जन्मस्थान, उद्भव आदि के आधार पर कोई भेद ना करते हुए एक 18 वर्ष की आयु प्राप्त निर्वाचन नामावली में सूचीबद्ध व्यक्ति जिसे वयस्क मतदाता का दर्जा प्रदान किया जाता है। ये इसके उपनाम है। प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, जनप्रतिनिधि सदन, अस्थायी सदन और निम्न सदन। उतार लिया। कर दो स्लाइड चेंज। अब देखो, अनुच्छेद 170 में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो विधानसभा होगी, इस विधानसभा की संरचना कैसी होगी। तो अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा का गठन किया जाएगा जिसमें न्यूनतम 60 सदस्य तथा अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। अगर कोई राज्य विधानसभा का गठन कर रहा है तो कम से कम उस विधानसभा की सदस्य संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए, 60, और अधिकतम से अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 500। यह प्रावधान कैसे किया गया है, संवैधानिक प्रावधान किया गया है। विधानसभा को ऐसे सदन क्यों कहते हैं? देखो, हर तथ्य के पीछे कोई ना कोई उसकी एक महत्वता है। जैसे मैं वापस बताता हूं, विधानसभा को प्रथम सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकांश विधेयक जो है उनका प्रारंभ विधानसभा से ही होता है। लोकप्रिय और जनप्रतिनिधि सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी सदस्य चुन के आता है वो जनता के मध्य लोकप्रिय होता है, और जो भी सदस्य चुन के आ रहा है वो अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान लो आप किसी विधानसभा क्षेत्र से आते हो, अब आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हो तो आपका जो एमएलए होगा वो आपकी उस विधानसभा क्षेत्र का ही नेतृत्व करेगा सदन में, राजस्थान के अन्य क्षेत्रों का नहीं करेगा। अब वो सदन में पहुंचा कैसे? क्योंकि वो आप लोगों के बीच में लोकप्रिय था, तो आपने कहा कि भाई जिताएंगे तो उसको जिताएंगे, वोट देंगे तो उसको देंगे, तो वो लोकप्रिय था इसलिए सदन में पहुंच गया। फिर अस्थायी सदन, इसका समय जो है वो निश्चित नहीं है, ये समय से पहले भी भंग हो सकती है। हालांकि चुन के आए हो 5 साल तक रहोगे, लेकिन मान लो सदन में विश्वास ही नहीं रहा, आपको बर्खास्त कर दिया गया, तो आपकी कोई निश्चितता नहीं है। फिर है निम्न सदन। अब निम्न सदन जो है कई बार इसकी जो कार्यवाहियां जो होती हैं और इसका जो चारित्रिक उल्लेख होता है उसके कारण इसको निम्न सदन जो है वो कहा जाता है। आगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे सारी चीजें आएंगी। अब अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा का गठन किया जाएगा जिसमें न्यूनतम 60 सदस्य होंगे और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500 सदस्य। लेकिन क्या कोई ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से कम है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम विधानसभा की संरचना जो हम निर्मित कर रहे हैं कि भाई हमारी विधानसभा में सदस्य संख्या जो है 100 होगी, 200 होगी, जैसे भी होगी, तो वो एक निश्चित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम राज्य की जनसंख्या आधार पर राज्य की जनसंख्या आधार पर सभी को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके तो उस राज्य को
आवश्यक, समर्थ, समर्थ, विधानसभा, विधानसभा क्षेत्र में, क्षेत्र में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, ताकि उस जनसंख्या को एक उचित प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जा सके, और उचित प्रतिनिधित्व मिलने के साथ साथ उस राज्य की जो जनसंख्या वर्ग है उसको भी नेतृत्व जो है वो दिया जा सके। अब अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, विधानसभा। अब जो राजस्थान विधानसभा है, इस राजस्थान विधानसभा में कुल सीट कितनी है? कुल सीट या कुल स्थान कितने हैं? 200। क्या ये पहले दिन से ही थे? पहले दिन से तो नहीं थे। आपकी पहली और जो दूसरी विधानसभा थी उस समय सीटें तो आपके पास में कितनी थी? 160 यही थी, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा आप में शामिल नहीं हुआ था। तो पहले की स्थिति को देखें तो देखो ऐसे सिस्टम था, 160 प्लस 30, 160 प्लस 30, 30, फिर 160, 176, फिर 176, फिर 176, फिर 184, नहीं एक मिनट, प्रथम विधानसभा जो थी आपकी, प्रथम विधानसभा में 160 सीट आपकी राजस्थान से और 30 सीट थी आपकी अजमेर मेरवाड़ा से। मेरवाड़ा क्योंकि ये राजस्थान में शामिल नहीं हुआ था, इसकी अपनी एक अलग विधायी व्यवस्था थी जिसे हम धारा सभा कहते थे। क्या कहते थे? धारा सभा। हाँ, चीफ कमिश्नरी एरिया था ये धारा सभा। फिर आपके पास में सीटें आ गई 176, दूसरे और तीसरे में 176, 176, फिर 184, 184। पहली विधानसभा में सीटें कितनी आपके पास में? 160, दूसरी में 176, तीसरी में 176, फिर चौथी में 184, फिर पांचवी में 184, फिर जो छठी आपकी विधानसभा है, कौन सी? छठी विधानसभा। इस छठी विधानसभा के समय आपकी सीटें कितनी हो गई? 200। तो आज जो आपके पास में विधानसभा में 200 सीटें हैं, ये 200 सीटें आपने कैसे प्राप्त की? पहली विधानसभा में राजस्थान का पूर्ण एकीकरण नहीं हुआ था, अजमेर मेरवाड़ा बाहर था राजस्थान से, तो जो राजस्थान एकीकृत हो चुका था उसमें 160 सीटें थी। अजमेर मेरवाड़ा की धारा सभा उसकी अलग विधानमंडल थी जिसमें 30 सीटें थी। फिर जब आपका अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में सम्मिलित हो गया, तो सम्मिलित होने के बाद में दूसरी विधानसभा है, तब आपकी सीटें बढ़ के कितनी हो गई? 176। तीसरी में कितनी हो गई? 176। चौथी और पांचवी में कितनी रही आपकी? 184, 184। फिर छठी जो विधानसभा है उसमें परिसीमन के द्वारा आपकी विधानसभा की सीटें कितनी कर दी गई? 200 सीटें। तो आज वर्तमान में आपके पास में राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 200। तो इस संरचना आपने कैसे प्राप्त की है? वो क्रम ये है। आपने राजस्थान का राजनीतिक इतिहास पहला चैप्टर देखा होगा ना, राजनीतिक विकास क्रम, फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक विकास क्रम, उसमें शायद ये चीजें पूरी करवाई हुई थी, नहीं करवाई हुई थी, उसको उतार लो। इसको 26 के चुनाव तक हैं, 26 के बाद में जो जनगणना होगी उसके बाद में तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं।
उतार लिया। अब देखो ये जो 200 सीटें हैं, हमने कहा कि भाई जो हमारा राज्य होगा उसमें हम जनसंख्या को एक उचित नेतृत्व प्रदान कर दें और उसके लिए हम उसको अलग अलग आवश्यक विधानसभा जो क्षेत्र होंगे उनमें हम इसको विभाजित कर देंगे। तो पूरे राजस्थान की जो जनसंख्या है उसको हम नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र जो है हमारे पास में कितना है, 200। अब इसके अलावा हम कुछ वर्ग विशेष जो है उनके लिए भी सीटें रिजर्व रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक तो उनका क्षेत्र जो है वो अलग है, क्योंकि वो अलग अलग जगहों में बिखरे हुए रूप में संकेंद्रित है। तो अन्य वर्गों के द्वारा उनका शोषण ना किया जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। क्यों? क्योंकि कुछ समाज से लंबे समय से बहिष्कृत रखे गए या शोषित रखे गए, या कुछ समाज से लंबे समय से बहुत दूर रहे हैं, तो उनको संरक्षण देना बहुत जरूरी है ताकि उनका शोषण ना किया जा सके, मुख्य धारा में उनको रखा जा सके। तो ये जो सीटें हैं आपकी, इन सीटों को हमने रिजर्व कैटेगरी के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दो कैटेगरी में क्या किया है, रिजर्व किया है। अनुसूचित जाति की कितनी सीट है, 34। अनुसूचित जनजाति की कितनी है, 25। तो अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जो है वहां पे हमने इनकी सीटों के लिए क्या किया है, रिजर्वेशन किया है। भाई अनुसूचित जाति के अंदर जो वर्ग होता है, एक है अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, मतलब जातियों में जिसको निम्न माना गया है, ठीक है। एक है जनजाति जो सभी जातियों से बाहर रहना पसंद करती है, योद्धा होते हैं और अपना स्वतंत्र जीवन प्रकृति में रहना, एक उनका एक अलग ही ओरा है, वो अपने अलग ओरे में रहते हैं। भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कैथोड़ी, गद्दी, बकरवाल, गुज्जर, एक तो गुर्जर होते हैं, एक गुज्जर होते हैं, अलग अलग है। टोडा, संथाल, ये अब ये जो सदन है, इस सदन में निर्वाचित होने के लिए आपके पास में योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सदन की देखते हैं योग्यता। इस सदन की योग्यता यह है कि सदन का जो सदस्य है एक तो वो भारत का नागरिक हो। अब भारत में देखो कोई भी अगर पद प्राप्त करना तो भारत का नागरिक होना तो जरूरी है ही है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं, लेकिन अपनी एक खाना पूर्ति वो करनी पड़ेगी। फिर है आयु, आयु के लिए कहा गया है कि आयु 25 वर्ष पूर्ण हो। फिर है इसमें कि वह जनप्रतिनिधि अधिनियम अधिनियम 1951 की शर्तों को पूर्ण करता हो, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की शर्तों क्या करता हो, पूर्ण करता हो। अब क्या होता है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की शर्तों में, तो आप अगर चुनाव लड़ रहे हो तो आप अपनी जानकारी दोगे कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा निवास ये है, मूल मैं इस क्षेत्र का हूँ, मेरी एजुकेशन ये है, मेरा व्यवहारिक और चारित्रिक जो प्रमाण पत्र है वो ये है, मेरे ऊपर किसी प्रकार का अगर कोई भी आरोपण, दोषारोपण या कोई अपराध या कोई भी मेरी उपलब्धि है जीवन में, या कोई भी मेरे जीवन का जो पक्ष है वो सारा उल्लेखित करना पड़ेगा। मैं क्या कमाता हूँ, मेरी कमाई का सोर्स क्या है, टोटल मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, मेरे परिवार के सदस्य कितने हैं, सब कुछ बताना होता है इसमें। आप इसके अंदर कोई भी चीज झूठी या भ्रमित करने वाली नहीं दे सकते।
अगर आप देते हो तो आपके विरुद्ध कोई ना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है उसके अंदर आपके जो प्रावधान होते हैं वो सारे आपके पारिवारिक और आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो भी पक्ष है उन सबका, अगर इसमें कोई भी आप झूठी सूचना देते हो, कोई भ्रमित करने वाली सूचना देते हो, तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। फिर इसके अलावा कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को भी जो है वो आपको मानना पड़ता है। अब शर्तें क्या है? शर्त यह है कि एक तो आप दिवालिया या पागल नहीं हो, दिवालिया या पागल ना हो, पागल ना हो। दिवालिया होता है बैंकरप्ट, भाई खुद के पास पैसा है नहीं, कोई संपत्ति है नहीं आपके पास, और दुनिया आपके कपड़े फाड़ने को तैयार बैठी है। मतलब आपने दुनिया से भी ले रखा है, वो भी जिम गए, खुद वाले की भी तूड़ी लगा दी, अब पूरी तरीके से मतलब सून पाट चौपाट जो है ना वो, अब जहां जाओ वहां लोग मतलब तुम्हें नोचने को तैयार पड़े हैं। दिवालिया। पागल ना हो। फिर शारीरिक अक्षमता ना हो, अक्षमता ना हो। अब शारीरिक अक्षमता का मैटर मतलब ऐसी कोई विकृति नहीं होनी चाहिए कि आप कोई भी कार्य जो है वो सुचारू रूप से संचालित ना कर पाओ, ऐसी विकृति ना हो अपने। फिर आप लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब हो गया कि भाई सरकारी नौकरी तो है ही है, इसके अलावा गवर्नमेंट के किसी टेंडर के अंदर आपका किसी प्रकार का कोई जो है लाभांश जो है वो नहीं होना चाहिए, या ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें सरकार जो है वो हिस्सेदार है, या सरकार के किसी खजाने से कोई पैसा जो है वो आपके पास में आ रहा हो, ऐसा कोई पद आप धारण नहीं करोगे। यह है लाभ का पद। फिर है इस सदन का चुनाव। इस सदन का जो चुनाव है वो एक तो करता है जनता। कौन चुनता है? जनता। और जनता में भी कौन? उसमें भी पंजीकृत वयस्क मतदाता, वयस्क मतदाता, मतदाता ये चुनता है साहब। चुनाव होता कैसे है? गुप्त मतदान प्रणाली से। प्रत्यक्ष रीति से और सार्वभौमिक वयस्क मतदाता या वयस्क मताधिकार। और इस चुनाव का विजेता जो होगा वो कैसे घोषित होगा? तो विजेता जिसके पास में क्या है? बहुमत है, बहुमत प्राप्त करता, या मैं ये कहूं कि सर्वाधिक मत लाने वाला, प्राप्त करता या सर्वाधिक मत लाने वाला। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसीजर है जो हमने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल से अपनाया है, इस पूरे सिस्टम को जिसमें ये बहुमत का शासन है या सर्वाधिक मत लाने वाला विजेता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, ये इसको कहा जाता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट।
देखो फर्स्ट पास्ट, मतलब पास्ट का मतलब है कोई एक डेडलाइन है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतलब उस एक डेडलाइन को आप क्रॉस करके आप सबसे पहले टारगेट पे पहुंचे। तो आपने देखा होगा धावक दौड़ते हैं तो एक लाइन खींची होती है, उसके पार जो होगा वो क्या होगा, विजेता होगा। तो जो सबसे पहले पार कर गया वो क्या है, विजेता है। ये बहुमत का शासन है। उतार लिया। अब चुनाव हो गया, परिणाम हो गया। अब देखते हैं कि ये जो सदन है, इस सदन का मुखिया जो है या सदन के जो प्रमुख हैं वो कौन होते हैं। हा? कार्यकाल कौन, कार्यकाल। इस सदन का जो कार्यकाल है वो होता है गठन से 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक, या हम कहें कि प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। अब चूंकि ये क्या है, अस्थायी सदन है, मतलब उसका समय जो है वो क्या है, फिक्स नहीं है। रोहित मीणा ना, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ भाई रोहित, देखेंगे भविष्य में। अभी आप तो पढ़ लो, मेरी छोड़ो, मेरे तो कट जाएगी, निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान रखो, आपकी नहीं कट पाएगी। गठन 5 वर्ष तक, या गठन से 5 वर्ष तक, या प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई ये कैसा है, अस्थायी सदन है। इसका मतलब ये समय से पहले भी भंग हो सकता है। अब समय से पहले किन किन कंडीशन में भंग हो सकता है, तो हम ये कहेंगे कि सदन में, और सदन कौन सा है, विधानसभा। क्योंकि विधानसभा में आप बहुमत लाओगे तो आपकी पार्टी, आपका गठबंधन जो है सरकार बनाएगा। अब सदन विधानसभा में आपके पास जब तक बहुमत है तब तक आप सत्ता में हो। तो सदन में या विधानसभा में बहुमत प्राप्ति तक, प्राप्ति तक आप क्या हो, आप सत्ता में हो। बहुमत गया और इधर आपकी सत्ता गई। या फिर जो सदन है, इस सदन में एक तो होता है विश्वास मत और एक होता है अविश्वास मत। अब देखो, विश्वास मत कौन लाता है, जो सत्ता में है सरकार खुद लाएगी। अविश्वास मत कौन लाएगा, जो विपक्ष है वो लाएगा। तो इसको हम जनरली प्रस्ताव के रूप में देखते हैं। तो विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अगर विश्वास प्रस्ताव पास ना हो, पास ना हो, और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, पास हो जाए। अब आपको कि भाई विश्वास प्रस्ताव पास ना हो और अविश्वास पास हो जाए, ये कौन सी बात हुई भाई, हम तो मांगते हैं विश्वास और यहां पास हो रहा है अविश्वास। इसका मतलब कि पार्टी जो है वो रिवर्स है। विश्वास प्रस्ताव, मैंने कहा कि मेरे को इस पर विश्वास है, ये नकार दे, मैं तो नहीं करता, बात किसकी पिटेगी, मेरी, तो मेरा मुंह छोटा सा हो जाएगा। अब जो सरकार सत्ता में है, उसकी जो पार्टी है, उसकी जो विचारधारा है, उसका गठबंधन है, वो ये दम्भ भरे कि सदन में तो ठरका चलता है अपना, एकजुट है, वो रखे विश्वास प्रस्ताव कि भैया अपनी ताकत दिखा दो। पता पड़ा कि साहब सुपड़ा साहब भाई जी अकेले रह गए, तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। लोग कहेंगे भाई तेरे को, तेरे खुद के लोगों को तेरे पे भरोसा नहीं है, सरकार गई। अविश्वास प्रस्ताव, विरोधी पार्टी विपक्ष में जो बैठा है, जिसके विचार आपसे मेल नहीं खाते, वो कहे हम विश्वास नहीं करते भाई तेरे पे, साबित कर। तो विपक्ष कह रहा है कि तुम फड़फड़ाहट कर रहे हो कि हम सत्ता में, हम सत्ता में हैं, हम बहुमत में हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि भाई तुम्हारा बहुमत टूट गया। क्यों टूट गया, क्योंकि भाई तुम्हारे कुछ विश्वसनीय लोग जो हैं वो साहब हमारे पास आते हैं आजकल रात को 8 बजे, महफिल मित्र आदि गाते हैं यहाँ पे, तो एक बार चेक कर लो भाई, सदन में आ जाओ, दिखाओ दम। अब वो लाए अविश्वास कि हम विश्वास नहीं करते, और वो पास हो जाए, ये देखो हम कह रहे थे ना ये लोग तुम्हारे साथ नहीं है, तो सरकार गिर जाती है। इससे पहले के लेक्चर में कुछ समझ ना आया हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, क्योंकि आप नए नए जुड़े हो ना, आप पूछ सकते हो।
सचिवालय का मतलब क्या है और ये कौन बनाया, क्यों बनाया गया है? सचिवालय का मतलब होता है मंत्रियों को सहायता देने के लिए जो एक मिनट, सहायता देने के लिए या प्रशासन में सहायता देने के लिए प्रशासन के जो विशेषज्ञ वर्ग होते हैं, जो विशेषज्ञ वर्ग होते हैं, उन विशेषज्ञ वर्गों का जो स्थान होता है वो सचिवालय होता है। तो जैसे आरएस हैं, आईएएस हैं या पीसीएस के जो अधिकारी होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको 10-10, 15-15 साल का फील्ड एक्सपीरियंस होता है पब्लिक का, उनको नीतियां बनाने के लिए, सरकार की मुख्य नीतियों से जोड़ने के लिए, सरकार की विचारधारा को सशक्त करने के लिए जहां उनके ऑफिस कार्यालय बने हुए हैं, वो जो भवन इमारत है उसको सचिवालय कहा जाता है। और वो जो सचिवालय है, वो सचिवालय श्रेष्ठ नीतियों का निर्माण करता है ताकि हम नए लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। मान लो कृषि विभाग है, तो अब कृषि विभाग में हम कृषि विभाग को कैसे और सशक्त या समृद्ध बना सकते हैं, कैसे उसके लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें कृषि के अब तक के जो भी गोल हैं, जो लक्ष्य हैं, हम उनकी तुलना करेंगे। हम देखेंगे कमी कहां रह गई। भारतीय किसान इतनी मेहनत करता है, सरकार ऋण माफ कर रही है, सब्सिडी दे रही है, कई प्रकार की आपको तकनीक है, बीज है, उन्नत खाद है, किसान की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही? अब इसका अंदाजा कौन लगाएगा? इसका निष्कर्ष कौन निकालेगा? तो जो एक्सपर्ट होगा वो निकालेगा। अब एक्सपर्ट खेती में एक्सपर्ट नहीं, नीति में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो वो खेत से लेकर मंडी तक का जो एक पूरा चैनल है उसका अध्ययन करेगा कि कहां क्या कमी रह गई। तो वो जो विशेषज्ञ है, वो जो सचिव है, सचिव मतलब सहायक, तो मंत्री जी के जो सहायक हैं, जो उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उनके मंत्रालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं, उन्हें कहा जाता है सचिव। सचिव अगर अच्छा है, ईमानदार है, तो मंत्री को भी झकमरा के ईमानदार रहना पड़ेगा। सचिव चोर, मंत्री चोर, तो आ रहे मेरा सपन पाठ, मैं तंचाटू तू मनचाट, दोनों एक डोल के बराबर हो जाएंगे, तो मंत्रालय का बैठ जाएगा बट्टा। अब समझ में आ गया सचिव तो क्या होता है और सचिवालय क्या होता है? उम्मीद करता हूं शायद अब आपके समझ में आ गया होगा, या अभी भी कोई कमी रह गई तो बता दो। तो यहां कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक या गठन से 5 वर्ष तक, सदन विधानसभा में जब तक उसको बहुमत प्राप्त है तब तक, या फिर विश्वास प्रस्ताव जो है वो पास ना हो, और अगर विश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो। इसके अलावा अगर मान लो कि मुख्यमंत्री खुद त्यागपत्र दे दे तो भी सरकार खत्म हो जाती है, या कोई मंत्री या पूरा मंत्रालय। अविश्वास प्रस्ताव किसी के विरुद्ध भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है किसी एक के विरुद्ध ही आए। निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके माध्यम से हम नियंत्रण रखते हैं। तो मोटा मोटी आपको ज्यादातर यही पूछेंगे कि भाई कार्यकाल में क्या है, तो ये 4 ऑप्शन ज्यादातर यही होता है। या फिर अगर खुद मुख्यमंत्री त्यागपत्र देके सदन का पत्ता ही खत्म कर दे, मुख्यमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर सदन की समाप्ति कर देता है या अंत कर देता है, अंत कर देता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मंत्रीगण सहयोग नहीं कर रहे हैं, कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं निरंतर, तो वो क्या करेगा? वो छोड़ देगा उसको। चलें बाकी करेंगे। और चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली में जो केंद्रीय विधायिका है और जो राज्य की विधायिका है, उसमें 2 सदन वाली विधायिका का प्रावधान किया गया है। अब राज्य में द्विसदनीय विधायिका जो है वो राज्य पर निर्भर करती है कि राज्य 2 सदन वाली विधायिका स्थापित करे या ना करे, कोई बाध्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य की जनसंख्या किस प्रकार की है उसके आधार पर प्रतिनिधित्व जो है वो तय किया जाएगा। जनसंख्या ज्यादा होगी तो अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होगी, जनसंख्या कम होगी तो कम प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होगी। इस विधानमंडल में एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। परिषद, और इन दोनों के साथ में होते हैं सम्मिलित रूप में राज्यपाल, और ये होते हैं अभिन्न अंग किसके? राज्य विधान मंडल के। अब इस विधानमंडल में 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके सामने, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है और एक राज्यपाल है। राज्यपाल जो है यह राज्य का प्रथम नागरिक होता है, और संवैधानिक प्रावधान में राज्यपाल को संवैधानिक रूप से राज्य का विधिता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो कहा जाता है। ये एक संवैधानिक प्रमुख है, एक वैधानिकता है, क्योंकि भारत एक गणतंत्र है, और इस गणतंत्र में जो इकाई है, जो शासन है, उसका मुखिया जो है वो वंशानुगत नहीं होता है। तो हमारे यहां पे कोई भी शासक वंशानुगत है क्या? कोई भी पदाधिकारी वंशानुगत है? कोई भी नहीं है।
इसमें हमने तय कर रखा है कि भाई या तो आप निर्वाचित हो, अब निर्वाचित या तो प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, या तो जनता खुद तुमको चुने या जनता किसी प्रतिनिधि को चुने और वो प्रतिनिधियों का जो डेलीगेशन है, जो समूह है, वो किसी अन्य पदाधिकारी को चुने, या फिर आप योग्यता के आधार पर किसी भर्ती प्रतियोगिता जो परीक्षा है उसके माध्यम से चुन के आओ। यही आधार है। ऐसा नहीं है कि भाई पिताजी थे, दादाजी थे, अब वंशाणु को चला रहा है, वो नहीं। ये जो आपका विधानमंडल है, इस विधानमंडल में जो विधानसभा, जिस सदन की हम बात कर रहे थे या जिसके बारे में हमने पढ़ा था, लोकतंत्र में अगर विधायिका दोहरे सदन वाली है तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र के जो प्रतिनिधि हैं या शासन के जो अंग हैं, उनकी स्वेच्छाचारिता पे निरंकुश जो व्यवहार है उनका, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। मान लो किसी एक सदन के अंदर किसी एक पार्टी का बहुमत है, तो जरूरी नहीं कि दूसरे सदन में भी उसी पार्टी का बहुमत होगा। दूसरे सदन में कोई दूसरी पार्टी भी आ सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में जितना महत्व सत्ता पक्ष का है उतना ही महत्व विपक्ष का है। क्यों? क्योंकि वो शक्ति को बैलेंस करके रखते हैं। अगर शक्ति केंद्रित हो गई तो वो शक्ति फिर तानाशाही बनेगी, फिर उसमें किसी के अधिकारों की कोई रक्षा नहीं होगी। तो जैसे आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, नाते में अगर कोई ऐसी फैमिली जिसमें इकलौती औलाद हो, देखो आप उसको मनमानी करेगा वो। क्यों? शक्ति जो है और सत्ता जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रही, क्योंकि उसे पता है मैं अकेला हूं, जो कुछ हूं मैं हूं। वहीं अगर दो हो, दो से ज्यादा हो, फिर वो मनमानी कर लेगा क्या? कर ले, तू नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही, कौन सी जिंदगी खत्म हो गई, एक और तैयारी कर लेंगे, तू रवाना हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जहां एक होगा वहां वो अपनी दादागिरी करेगा। सेम ऐसा ही प्रशासन में होता है, सत्ता में होता है। तो सत्ता को क्या करना है? बैलेंस करना है। अब ये जो सदन है, इस सदन की निर्माण प्रक्रिया अलग है और इस सदन की निर्माण प्रक्रिया अलग है। जबकि संविधान ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर रखा है कि परिसीमन जो है, जिसे हम सीमा आयोग कहते हैं, उस परिसीमन के माध्यम से ये जो सदन है विधानसभा, इसके निर्माण की भूमिका जो है वो निभाई जाएगी, जैसे कि हम संसद की भूमिका निभाते हैं। तो इसमें यह कहा गया, इसी आपके अनुच्छेद 169 में, जहां आपकी विधानसभा का उल्लेख है, न्यूनतम जो सदस्य हैं वो कितने होंगे विधानसभा में? कोई भी विधानसभा अगर आप गठित करते हो तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 60। और अधिकतम जो है वो कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 500। तो ये जो सदन है, सदन के निर्माण के साथ ही कि भाई ये एक जनप्रतिनिधि सदन होगा, लोकप्रिय सदन होगा, जिसमें जन भावनाओं का नेतृत्व करने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो लोकतंत्र के वास्तविक प्रहरी है, वही उपस्थित होंगे। अब कोई राज्य बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पे, कोई जनसंख्या के आधार पे, कोई राज्य छोटा है क्षेत्रफल के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, और ये जो उम्मीदवार होते हैं, ये उम्मीदवार एक निश्चित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इनकी जो संख्या है कि भाई अगर कोई राज्य छोटा है, जनसंख्या कम है, तो कम से कम न्यूनतम से न्यूनतम कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए? 60। लेकिन क्या ऐसे राज्य हैं हमारे पास जहां पे 60 से भी कम सदस्य संख्या है विधानसभा में? बिल्कुल है, सिक्किम है, गोवा है, हमने रख रखे हैं ना वहां पे। क्यों? क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन वो एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में अपना स्थान रखता है, तो वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। इसके अलावा ये जो सदन है, इस सदन को हम प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधि सदन, सदन जो है वो भी हम कहते हैं। क्यों? प्रत्यक्ष तो इसलिए क्योंकि जनता खुद अपने उम्मीदवार को चुनती है, और जनता जब अपने उम्मीदवार को चुन रही है तो जनता ऐसे उम्मीदवार को चुनेगी जो लोकप्रिय होगा, हर किसी को तो चुनेगी नहीं। अब लोकप्रिय कब होगा? जब उसका जन संबंध अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तभी जनता उसे चुनेगी। अब ये जो सदन है, इस सदन में कई प्रकार के पदाधिकारी जो हैं वो होते हैं। इन पदाधिकारियों में से एक पदाधिकारी होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर ये एक अस्थायी प्रावधान होता है, अस्थायी प्रावधान। अब देखो, जैसे मैंने आपको तुलना करवाई थी, अपन ने देखी थी कि भाई अगर केंद्र में राष्ट्रपति है
तो राज्य में आप उसको राज्यपाल के रूप में देख लो। केंद्र में प्रधानमंत्री है तो राज्य में आप मुख्यमंत्री देख लो। केंद्र में अगर लोकसभा में जो प्रावधान है तो वो राज्य में आप विधानसभा में देख लो। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी प्रावधान है और ये प्रावधान संवैधानिक रूप से हमने ग्रहण किया है फ्रांसीसी संविधान से। कहां से ग्रहण किया है? फ्रांसीसी संविधान से ग्रहण, संविधान से ग्रहण किया है। होता क्या है प्रोटेम स्पीकर? ये एक सदन है और इस सदन में जनता जो है वो अपने उम्मीदवार चुन के भेज रही है। अलग अलग आपको सिंबल दिखाई दे रहे होंगे, एक थोड़ा रंग में ही अलग है। जनता ने अपने उम्मीदवार चुने और जनता के जो चुने हुए उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों में कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो राजनीतिक रूप से अनुभव रखता है, और जितने भी उम्मीदवार हैं इन उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा अनुभव रखता है। अब जरूरी नहीं है कि वो उम्मीदवार जो है वो बहुमत वाली पार्टी का ही हो, वो विपक्ष का भी हो सकता है, लेकिन वो अनुभवी होना चाहिए। अब अनुभव कैसे तय किया जाएगा? तो अनुभव तय किया जाता है कि उसका राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं वो किस प्रकार की है। भाई सदन में चुनाव हुए तो वो कितनी बार चुन के आया है, या राजनीतिक सक्रियता उसकी क्या है, जिस भी क्षेत्र से वो आता है उस क्षेत्र के अंदर उसका जन समर्थन जो है, जन बहुमत जो है वो किस प्रकार का है, कोई एक जाति के आधार पर है या फिर सामुदायिक एकता के आधार पर है। कई लोग होते हैं उम्मीदवार बनते हैं लेकिन उम्मीदवार वो किसी और जाति के होते हैं और बहुमत किसी और जाति का होता है, फिर भी वो चुन के आते हैं। इसका मतलब कि उनकी नेतृत्व क्षमता जो है, कौशल जो है वो बहुत अधिक है, पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा जो अनुभवी है, इस अनुभवी व्यक्ति को अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर के लिए क्या किया जाएगा? आमंत्रित किया जाएगा। अब ये आमंत्रण जो दे रहा है वो कौन देगा? राज्यपाल। तो इनकी नियुक्ति और शपथ कौन ग्रहण करवाएगा? राज्यपाल करवाएगा, राज्यपाल द्वारा ग्रहण। कर दिया नियुक्त, शपथ गिरवा दी। अब अगर इसने शपथ ग्रहण कर ली इसका मतलब सदन की सदस्यता आ गई उसके पास में। अब ये क्या करेगा? अब इसका कार्य क्या है? तो ये जो प्रोटेम स्पीकर है इसका जो कार्य है, इसका कार्य ये है कि सदन के जो शेष सदस्य बच गए इसके अलावा उन्हें क्या करेगा? वो शपथ ग्रहण करवाएगा। काम क्या है इसका? काम है सदन के सदस्यों को, सदन के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना। अब जब ये शपथ ग्रहण करवा देगा इन सबको, तो इनमें से क्या किया जाएगा? इनमें से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है वो चुने जाएंगे। अब जैसे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, जो अपने में से ये चुनेंगे, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर खुद की जो जिम्मेदारियां हैं या पद का जो प्रावधान है वो क्या हो जाएगा? खत्म, समाप्त हो जाएगा। तो अब तक जो अपन ने देखा कि भाई हमारा जो विधानमंडल है उस विधानमंडल के अंदर पहला सदन, लोकप्रिय सदन, जनप्रतिनिधि सदन, अस्थायी सदन, वास्तविक सदन जिसका चुनाव वयस्क मताधिकार सार्वभौमिक प्रणाली के आधार पर किया जाता है, जिसमें योग्यताओं में जो भी उम्मीदवार है वो भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष पूरी हो और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की शर्तों को पूरा करता हो। ये हमने इसमें पूरे में देखा था। और ये सदन जो है ये स्पष्ट करता है कि बहुमत का जो शासन है वो होना चाहिए, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट होनी चाहिए। एक तो हो गया ये। दूसरा, सदन में एक होती है सत्ता पक्ष और सदन में एक होता है विपक्ष। अब जो सत्ता पक्ष है मतलब जिसकी पार्टी के पास में या गठबंधन के पास में बहुमत है और जिसने अपना उम्मीदवार जो है वो नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना है, तो सत्ता पक्ष जो है ये एकल पार्टी भी हो सकती है, मतलब एक सिंगल पार्टी भी हो सकती है, और ये गठबंधन भी हो सकता है। लेकिन इसके पास में क्या होना चाहिए? इसके पास में सदन में बहुमत होना चाहिए। और सदन में जो बहुमत है, ये सदन में बहुमत प्राप्त कैसे होता है?
आप कैसे बताओगे कि भाई इसके पास में सदन में बहुमत है? तो सदन की जो कुल संख्या है, किसकी? सदन की कुल सीट, कुल स्थान, इनमें से अगर कोई पार्टी 50% प्लस एक स्थान अगर प्राप्त कर ले तो वो क्या होगा? वो विजेता होगा, विजेता। अब या तो ये एक अकेली पार्टी हो सकती है या इसके साथ में 3 या 4 अन्य पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बना सकते हैं। अब वो गठबंधन या तो चुनाव से पहले बनेगा या वो गठबंधन चुनाव के बाद में बन सकता है। लेकिन विपक्ष जो होता है ये हमेशा क्या होता है? एकल पार्टी होती है, इसमें गठबंधन नहीं होता है। और ये एकल पार्टी कौन होगी? तो सदन में जिस पार्टी या गठबंधन के पास में बहुमत है उसके बाद में जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो पार्टी, सिंगल पार्टी क्या कहलाएगी? विपक्ष कहलाएगी। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि सत्ता पक्ष के उपरांत दूसरी बड़ी पार्टी या दल जो सदन में कुल संख्या का कम से कम 10% स्थान रखता है, उसका नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता कहलाता है। नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता कहलाता है। और वो पार्टी जो है वो क्या कहलाती है? विपक्ष की पार्टी कहलाती है। फिर एक इसमें पद होता है जिसे हम कहते हैं सदन का नेता। सदन का नेता। अब कई बार बीच में यह आएगा पदाधिकारियों में कि नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता। तो नेता प्रतिपक्ष है कौन? कौन बनेगा या कौन होगा विपक्ष का नेता? अब मान लो कोई पार्टी है, उसके पास में सदन की कुल संख्या का 10% नहीं है। तो जैसे राजस्थान विधानसभा में टोटल सीटें कितनी है? 200 का 10% कितना हुआ? 20। अब कोई पार्टी है, उसके पास में 19 सीटें हैं, 20 सीट नहीं है। तो क्या अब कोई दूसरा सदस्य उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले, कोई निर्दलीय? या फिर 19 सीटें हैं जो सत्ता बना रखी है उस पार्टी और गठबंधन के पास में दूसरी बड़ी पार्टी वही है, तो क्या उसका नेता प्रतिपक्ष हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि कम से कम तो 10% चाहिए। अब आप कहोगे साहब 10% पूरा करने के लिए हम किसी दूसरी पार्टी के सदस्य को तोड़ लाएं, निर्दलीय को मिला लें, या हमारी सदस्यता जो है वो किसी और को दे दें, तो ऐसे तो भी नहीं, क्योंकि यहां पे चुनाव के बाद में कुछ नहीं होने वाला है। यहां हो सकता है चुनाव के बाद में कि साहब एक सीट की कमी है सरकार बनाने के लिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, 2 निर्दलीय का समर्थन ले लिया या किसी अन्य पार्टी का सदस्य है उसका समर्थन ले लिया। यहां हो सकता है सत्ता पक्ष में, विपक्ष में नहीं होगा। फिर होता है एक सदन का नेता। तो सदन का नेता कौन है? भाई नेता प्रतिपक्ष तो हो गया, सदन का नेता कौन होता है? अब विधानमंडल में सदन कितने हैं? विधानमंडल में सदन कितने हैं? सदन तो 2 ही हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब ये जो सदन है, यहां जो सदन का नेता है, तो आप सीधा सा ध्यान रखो कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जिस सदन के सदस्य होते हैं वो सदन के क्या होते हैं? नेता होते हैं। अगर आपका मुख्यमंत्री विधानसभा से है तो विधानसभा में सदन का नेता कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अब मान लो कि 2 सदन है, अब मुख्यमंत्री विधानसभा से नहीं है, विधान परिषद से है, तो अब विधानसभा का सदन का नेता कौन होगा? क्योंकि मुख्यमंत्री तो विधान परिषद से, और इसमें साफ कहा हुआ है कि मुख्यमंत्री जिस सदन से सदस्य होगा वो उसका नेता होगा। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री दूसरे सदन में सदन का नेता घोषित करता है किसी मंत्री को। अब चूंकि हमारे यहां तो एक ही सदन है तो दूसरे वाले की तो कोई माथाफोड़ी है नहीं, तो सदन का जो नेता है उससे तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री स्वयं जिस सदन का सदस्य होता है, मुख्यमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है
वही उस सदन का नेता है। उस सदन का क्या है? नेता है। तो कई बार प्रश्न को थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए या तो ये पूछ लेते हैं कि मुख्यमंत्री किस सदन का नेता होता है। अब आपको दे देगा वहां पे विधानसभा, विधान परिषद या और कोई सदन। तो राजस्थान में अगर दे दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री किस सदन का नेता है, तो आपके यहां तो एक ही सदन है, तो विधानसभा हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वहां पे कि मुख्यमंत्री किस सदन का नेता होता है या हो सकता है, विधानसभा का, विधान परिषद का, या जिस सदन से चुना हुआ हो, या दोनों, तो ऐसे में क्या करोगे? तो ऐसे में सीधा सा है, जिस सदस्य से वो चुना गया है या जिस सदन का वो सदस्य है वो उसका होगा। दोनों का तो हो नहीं सकता कोई व्यक्ति, किसी एक का होगा। तो ये है आपका सदन का नेता। फिर एक पदाधिकारी होता है इसमें, मुख्य सचेतक। हो गया था मुख्य सचेतक, यहां तक हो गया था आप लोगों का। कार्यकाल उतार लो फिर इसको। हाँ, प्रोटेम स्पीकर तो हो गया था ना, हो गया था, हो गया था, नहीं हुआ? उतार लो, उतार लो, उतार लो, उतार लो, नहीं हुआ जिनके उतार लो। उतार लिया, कर दो स्लाइड चेंज। उतार लो। उतार लिया, उतार। थोड़ा सा ही है भाई ऋतु जी।
उतार लिया। अब देखो प्रोटेम स्पीकर से संबंधित दो तीन फैक्ट और लिख लेना। फैक्ट पहला तो ये है कि राजस्थान का पहला प्रोटेम स्पीकर कौन है? वो है महाराव संग्राम सिंह। संग्राम सिंह। क्या कोई ऐसे व्यक्तित्व है जो एक से अधिक बार प्रोटेम स्पीकर बने हैं? तो इसमें एक तो है नारायण सिंह मसूदा। नारायण सिंह मसूदा। क्या उपलब्धि है? उपलब्धि यह है कि ये 2 बार प्रोटेम स्पीकर रहे। स्पीकर रहे और वो भी लगातार। कब कब? 1957 में और 1962 में। फिर एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जो 3 बार प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, लेकिन लगातार नहीं, गैप आया। 3 बार प्रोटेम स्पीकर। और ये अब तक सर्वाधिक बार है कि कोई एक व्यक्ति 3 बार प्रोटेम स्पीकर रहा है। इनका नाम क्या है? पूनम चंद विश्नोई। कब कब? 1967, 1990 और 1993। अभी जो वर्तमान में जो आपकी विधानसभा कौन से नंबर की है? 16वीं विधानसभा। इस 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो 16वीं विधानसभा प्रोटेम स्पीकर वो है कालीचरण सराफ। कालीचरण सराफ। अब इसके बाद में सदन जो होता है, इस सदन की कार्यवाही में वो कार्यवाही कैसे संचालित हो, उसके लिए एक तो चाहिए होती है गणपूर्ति। तो कोई भी बैठक है, उस बैठक के लिए एक सम्मानजनक सदस्य उपस्थिति उस सदन के लिए हो, तो जो गणपूर्ति, जिसे कोरम भी कहा जाता है, तो जो आपकी विधानसभा है उस विधानसभा की कार्यवाही का संचालन किया जा सके, इसके लिए गणपूर्ति या कोरम जो है वो कितना होता है? तो इसमें कहा गया है सदन की कुल संख्या का
1/10वां भाग सदन की कुल संख्या का 1/10वां भाग जो है वो क्या होता है, गणपूर्ति होता है। और सदन का काम क्या है, बैठकों का आयोजन करना। अब बैठक का आयोजन क्यों किया जाएगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं। अब जनप्रतिनिधि उपस्थित होंगे तो सर्वसम्मति से जनता के हित में क्या करेंगे, निर्णय करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि उस जनता का भविष्य खाली 2 जने आके बैठ के तय करके चले जाएं। तो कम से कम कितने होने चाहिए, 1/10वां भाग होना चाहिए। तो कम से कम कितने लोग हों, 20 लोग तो हों 200 में से, वो सदन के अंदर उपस्थिति कार्यवाही संचालन के लिए है ये। अब ये जो बैठकें हैं, ये बैठकें साल में कितनी होनी चाहिए कि भाई आप चुन लिए गए, सदन की कार्यवाही चल रही है, सब कुछ है, तो कम से कम साल में कितनी बार आप उस सदन में उपस्थित हो, जनता के लिए वार्ता करने के लिए, जनता हित में कार्य करने के लिए। तो साफ कहा गया है कि सदन के जो अधिवेशन है वो साल में कितने होंगे, कम से कम 2 होंगे, और 2 अधिवेशनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा। जबकि संवैधानिक रूप से सदन के अंदर अधिवेशन कितने होते हैं, 3। वो तो उल्लेखित किए गए हैं कि भाई 3 बार तो सत्र आयोजित किया जाना चाहिए आपको। तो आप कभी सुनते हो बजट सत्र आया, अभी कुछ दिनों बाद में आप सुनोगे कि भाई मानसून सत्र आने वाला है सदन का, फिर दिवाली के बाद में सुनोगे कि भाई शीतकालीन सत्र आने वाला है। तो ये सत्र क्यों आ रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है इनका, तो इनका उद्देश्य होता है कि आप सभी वहां उपस्थित होकर, जितने भी गणमान्य सदस्य हैं सदन के, और जनहित के लिए क्या करें, वार्ता करें। भाई मंत्री जी ने क्या काम किया, विधायकगण जो है वो अपने क्षेत्र के लिए क्या चाहते हैं, सरकार जो है सत्ता पक्ष के अंदर उसने क्या क्या नीतियां बनाई, क्या उनके लाभ मिले, विपक्ष जो है वो उन नीतियों से कितना संतुष्ट है। इससे क्या होती है, इससे पब्लिक तक जो है ये मैसेज जाता है कि जो हमारी सरकार है, जो सत्ता में बैठी है, वो एक अच्छी रणनीति के तहत कार्य कर रही है। जो विपक्ष में बैठा है उस विपक्ष के जो है उद्देश्य क्या है। भाई ऐसे तो नहीं है कि पब्लिक को भ्रमित करने वाली घटनाएं जो हैं वो चल रही हैं। तो भ्रमित करने वाले जो प्रावधान होते हैं उसमें तर्क और वितर्क दोनों देखे जाते हैं। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में आपने देखा होगा कि सरकार जो है वो बहुत कम रिपीट होती है, रिपीटेशन नहीं है, एक बार कोई और पार्टी, एक बार कोई और पार्टी है। बहुत रेयर केस होता है कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है, नहीं तो गठबंधन से ही सरकार बनती है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, कोई लोकल पार्टी नहीं है। अब लोकल पार्टी जैसे आई थी आरएलपी, वो आई और गई। अभी एक है बाप, जो आदिवासी जो क्षेत्र है उससे संबंधित है, अब वो कितनी टिक पाती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे स्वतंत्र पार्टी थी, राम राज्य परिषद था, हमारे यहाँ पे ऐसा प्रभाव नहीं है जैसे अन्य राज्यों में है। जैसे तृणमूल कांग्रेस है, जैसे आपकी सपा है, बसपा है, आपकी आप पार्टी है, आपकी अकाली शिरोमणि दल है, एनएलओ है, ऐसी पार्टियां नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकल मुद्दे ही नहीं है। ये पार्टियां तो वहां सक्रिय होती हैं जहां पे कोई धर्म का मुद्दा हो या फिर कोई स्थानीय मुद्दा हो। हमारे यहाँ तो जो मुद्दे हैं वो मुद्दे विकास वाले हैं। कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई समुदाय हो, भेद है, सारी चीजें हैं, लेकिन मुद्दे विकासात्मक है। क्यों, क्योंकि 3/4 भूमि जो है वो मरुस्थल में है, लगभग 61.11% एरिया मरुस्थली है, फिर अरावली आ जाती है। तो जीवन हमारा क्या कठोर है, खाली उत्तरी पूर्वी मैदान है जहां पे उत्पादन हो रहा है, कृषि हो रही है, सिंचाई हो रही है, बाकी में सब में क्या करना है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। तो जब तक आप धापोगे नहीं तब तक आपके पास में अन्य मुद्दे आएंगे नहीं। जब धाप जाओगे, अब जैसे भी आप हो, आप संघर्ष कर रहे हो, अपने करियर के लिए भाग रहे हो, तो आपने सुबह खाना खाया, दोपहर में खाया कि नहीं खाया, शाम को खाया कि जो भी है, आज आपके पास में समाज की पंचायती करने के लिए समय है क्या? आप नहीं बैठोगे समाज की पंचायती में। क्यों नहीं बैठोगे? क्योंकि भैया अभी तक मैं खुद दाने की व्यवस्था कर नहीं पाया। अगर मैं समाज में बोलूंगा तो फिर मेरे को बोरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, दाने से काम नहीं होगा। क्योंकि समाज तो तैयार है, समाज तो सबसे पहले कि भाई तेरे तो सुनेंगे, तब पहले कुछ खर्चा कर। फोकट में कौन सुनता है यहाँ पे? ज्ञान बाद की बात है, पहले कोई गोट करो फिर ज्ञान दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसके लिए हमें स्टेबिलिटी जो है वो जरूरी है। तो ये जो सदन है जो जन रूप में, जनहित में कार्य करते हैं, कल अपन इसको देखेंगे। अध्यक्ष क्या है, उपाध्यक्ष क्या है, आपके सदन की जो समितियां हैं उनमें जो 4 वित्तीय समितियां हैं, उनके अलावा अन्य समितियां कौन कौन सी हैं, और उन 4 वित्तीय समितियों में भी
तीन मुख्य हैं, एक के दो भाग हैं, प्राकलन का एक है, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और ऐसे। तो कल जो है विधानसभा वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा आपका कंप्लीट। उसके बाद में दूसरा है विधान परिषद, मतलब कुल मिला के इस वीक में आपके जनप्रतिनिधियों वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा।